बैक अगेन। तो अब हम इसको दोबारा वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे इसका। ये तो और क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ से एक और दो तीन टॉपिक ऐसे होते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं। एक होता है कपल। अब कपल क्या बताता है हमें? कपल, कपल का मतलब ये होता है कपल इज एक्चुअल टॉर्क। कपल भी टॉर्क पैदा करती है, लेकिन कपल में थोड़ी सिचुएशन क्या होती है कि यहाँ पर दो फोर्सेस हम अप्लाई करते हैं। वैसे देखा जाता है टॉर्क में, हमने देखा था कि एक सिंगल फोर्स टॉर्क पैदा करे, लेकिन कपल दो फोर्सेस भी टॉर्क पैदा कर सकती हैं। जैसे फॉर सपोज ये अगर हमारे पास एक रॉड है क्लियर, ये जो सब बीच वाला हिस्सा है यहाँ से ये फिक्स है क्लियर, ये यहाँ से उस दरवाजे की तरह फिक्स हो गया क्लियर। और ये जो फासला है इसको हम लेते हैं, फॉर सपोज ये फासला हमने लिया है आर, और ये फासला हमने लिया है R2, तो ये हो जाएगा R1 इन R2। अगर हम इस पूरे को फासले को R ले लें, अब देखिए अगर यहाँ हम दो फोर्सेस लगा रहे हैं, एक फोर्स यहाँ से लगा रहे हैं, लेकिन शर्त ये है कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और दूसरी फोर्स हम लगाते हैं यहाँ से, लेकिन फोर्सेस की डायरेक्शन डिफरेंट है। अब मुझे बताएं क्या होगा? ये दो फोर्सेस जो इक्वल और अपोजिट हैं, इस बॉडी को इस तरफ कंप्लीट रोटेट करवाएंगे, इस तरह कंप्लीट रोटेट करवाएंगे। तो हम जानते हैं जब रोटेशन होगी तो टॉर्क होगी। तो हम सबसे पहले इसको डेफिनेटली कपल का मतलब वैसे मतलब क्या? पेयर। इफ टू equal and opposite forces, if two equal and opposite forces acts on a body acts on a body at different points at different points at different points produce rotation and produce produce rotation produce rotation in a body produce rotation in a body called couple। क्लियर? क्या समझ आ रहा है आपको? देखें कपल में कि देखें दो फोर्सेस जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन इन दो फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, और डिफरेंट पॉइंट्स पर हो सकता है यहाँ लगे फोर्स यहाँ लगे, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन हो, तो याद रखें हमेशा ये टॉर्क पैदा करेगी। इसकी जैसे अभी आपने मिसाल देखी कि अगर हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ से टॉर्क कौन सी पैदा हो रही है? देखिए ये देखें, ये टॉर्क कौन सी है? देखें, तो इसको हम लिखेंगे ये टाउ, तो ये हो जाएगा इसका R2 × F2, R2 × F2। तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है क्लियर। अच्छा दूसरी टॉर्क देखें, दूसरी टॉर्क लगेगी यहाँ से, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा रही है, तो ये हो जाएगी R1 × F1। तो अब आप देखिए सॉरी, F1 न करें इसको F करें, क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या सेम है। तो अब देखिए दोनों फोर्सेस भले अलग अलग पॉइंट्स पर लग रही हैं, लेकिन रोटेशन दोनों की सेम है। इसका मतलब रोटेशन सेम है तो दोनों टॉर्क एड हो सकती है। तो ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू, ये हो जाएगा R2 F1 प्लस R1 × F। तो यहाँ से F को हमने कॉमन कर दिया, तो ये हो जाएगा R1 + R2। तो अगर आप हम लिखें F इज इक्वल टू, ये हो जाएगा R, तो हम जानते हैं R × F किसके बराबर होता है? टॉर्क। और यहाँ वैसे भी क्या पैदा हो रही है? टॉर्क। देखिए टॉर्क पैदा हो रही है, दो फोर्सेस की वजह से भी टॉर्क पैदा हो रही है। तो इस चीज को हम फिजिक्स में नाम देते हैं कपिल, क्योंकि दो फोर्सेस का जोड़ा लग रहा है, लेकिन लग रहा है अपोजिट पॉइंट्स पर। इसकी एग्जांपल्स देखें, कपल भी टॉर्क पैदा करती है। इसकी एग्जांपल्स हमारे आम लाइफ में मौजूद है, हम रोजमर्रा देखते हैं। जैसे मोटरसाइकिल का हैंडल, हम देखते हैं ना मोटरसाइकिल का जो हैंडल होता है वो दो पॉइंट्स
ये देखें एक पॉइंट इसका फिक्स हो गया, एक फोर्स हम यहाँ लगाते हैं और एक फोर्स यहाँ लगाते हैं, लेकिन अगर हम इसको यहाँ मोड़ना चाहते हैं, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हैं, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कम कर देते हैं, तो देखिए अल्टीमेटली ये यहाँ घूम रहा है। क्लियर? तो कपल का मतलब हो जाएगा रोटेशन। अगर फॉर सपोज ये दोनों फोर्स एक ही तरफ लगे, ये वाली इस तरफ लगे और ये वाली इस तरफ लगे, तो दोनों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो बैलेंस कर लेंगी और कोई टॉर्क विदाउट होगी, बल्कि अब क्या होगा, बॉडी अपनी जगह पर वही रेस्ट में रहेगी। एक एग्जांपल। दूसरा हम देखते हैं गाड़ी के कार का स्टीयरिंग, उसमें ये चीज होती है, देखें स्टीयरिंग, ये स्टीयरिंग व्हील है, देखें तो यहाँ ये फिक्स पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस, हम अपने हाथों को जब यहाँ रखते हैं तो जब हमें मोड़ना होता है तो यहाँ से एक फोर्स यहाँ लगाते हैं, एक फोर्स यहाँ लगाते हैं, तो दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम, अल्टीमेटली बॉडी रोटेट करती है। तो ये जो रोटेशन हो रहा है दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, इसको हम नाम देते हैं टॉर्क। ये टॉर्क, अब टॉर्क के तो वही एग्जांपल हो जाएंगे पीछे हम पढ़ के रहे, तो उसको आप लिख सकते हैं, अगर एग्जांपल लिखना चाहें तो ये हो जाएगा स्टीयरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल। स्टीयरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल, गाड़ियों का जो स्टीयरिंग होता है ये इसी की वजह से रोटेशन करता है, दो फोर्सेस की, एक फोर्स से भी रोटेशन हो सकती है, लेकिन दो फोर्सेस की वजह से जो रोटेशन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। नोट कर लें। क्लियर? तो ये इसकी एग्जांपल हो जाएगी। और टर्निंग ऑफ हैंडल ऑफ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल का हैंडल कार का और मोटरसाइकिल साइकिल का हैंडल, टर्निंग ऑफ हैंडल ऑफ बाईसाइकिल, ये इसकी एग्जांपल हो जाएगी हैंडल ऑफ बाईसाइकिल। क्लियर? तो ये सारी एग्जांपल्स थी कपल की, कपल से रिलेटेड होता है तो आपको ये समझना है। क्लियर? इसमें कोई सवाल अगर आपके माइंड में पैदा हो रहा है तो अगला टॉपिक शुरू करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब इसके बाद एक टॉपिक आ रहा है जिसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, इसको हम बोलते हैं COM, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में एक ऐसा पॉइंट होता है बॉडी का जहां पूरी बॉडी का मास सपोज टू बी लाई, हम देते हैं कि वहां पूरी बॉडी का मास मौजूद है। क्लियर? अगर हम उस पॉइंट को बैलेंस कर लेंगे तो समझिए हमने पूरी बॉडी को बैलेंस कर दिया। ज्योमेट्रिकल बॉडी का हमेशा जो सेंटर होता है ये कहलाता है उसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, तो एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास ये बताता है कि एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास तो रियल पॉइंट नहीं होता, बल्कि ये ऐसा एक वर्चुअल पॉइंट होता है जहां पूरी बॉडी का मास सपोज टू बी लाए। अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे ना, यहाँ पर फोर्स सेंटर ऑफ मास पर, तो नोट कर लें इसका मतलब ये है कि अब बॉडी सीधा रोटेट, सीधा मूव करेगी सेंटर ऑफ मास पर। बाकी इसको छोड़कर आप कहीं भी फोर्स लगाएंगे, यहाँ फोर्स लगाएंगे, यहाँ फोर्स लगाएंगे, कहाँ भी ऊपर से नीचे, इसको छोड़कर, तो याद कर लें अब रोटेशन होना शुरू हो जाएगी। तो हमें जब कोई बॉडी रोटेट करनी होगी तो हम सेंटर ऑफ मास पर फोर्स नहीं लगाते। क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास एक वर्चुअल पॉइंट होता है जो आपको ये बताता है कि पूरी बॉडी का मास इस पॉइंट पर सपोज टू बी लाई मौजूद है। क्लियर? तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है, तो लिखें आप, इट इज अ पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो, एट which total mass, at which total mass is supposed to be concentrated, is supposed to be, देखिए suppose इस्तेमाल करें, is supposed to be concentrated, पूरी बॉडी का मास वहां कंसंट्रेटेड होता है, मतलब वहां सपोज टू बी लाई करता है। इसका मतलब अगर उस पॉइंट को आप बैलेंस कर लेंगे, समझे आपने पूरी बॉडी को बैलेंस कर लिया। तो क्लियर?
तो अप्लाई, अगर यहां हम फोर्स लगाएंगे, याद रखें, तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? पॉइंट एट विच, ये डेफिनेशन आपको याद करनी आती है एमसीक्यूज में भाई, पॉइंट एट विच an application of force, an applied force produces a linear accelerations, देखिए लफ्ज लीनियर आ रहा है, क्यों? क्योंकि जब आप सेंटर ऑफ मास पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी रोटेशन नहीं करेगी, बल्कि बॉडी सीधा चलना शुरू हो जाएगी, बट नो रोटेशन। रोटेशन कब होगी? जब आप सेंटर ऑफ मास को छोड़कर किसी भी पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे, तो याद रखें वो रोटेशन पैदा करेगी। तो ये सेंटर ऑफ मास का फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होता है। तो सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट होता है हर बॉडी का जहां पूरी बॉडी का मास उस एक पॉइंट पर सपोज टू बी लाई मौजूद होता है। क्लियर? तो इससे रिलेटेड एक और चीज देखें, एक सवाल बनता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको हम? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा देखिए, तो ये ऐसा पॉइंट था जहां पूरी बॉडी का मास सपोज टू बी लाई कर रहा था, इसको हम देते हैं सपोज टू बी लाई। सपोज टू बी लाई। क्लियर? तो इसको अच्छा, उसके बाद हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट होता है, अब देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, जैसे सेंटर ऑफ मास, जैसे इस पूरी बॉडी का मास इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। क्लियर? अगर हम यहां से, अगर जमीन, ये बॉडी, इसको जमीन अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी जी की वजह से, तो जब जमीन इस पॉइंट को अपनी तरफ खींचेगी तो जाहिर बात है सारा मास तो यहाँ सपोज टू बिलाई कर रहा है, तो याद रखिए ये बॉडी नीचे की तरफ करेगी। तो ये जो पॉइंट अब बन जाएगा, ये बन जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ मास ही 99% सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही होता है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? द वेट ऑफ द बॉडी, तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ही पॉइंट आउट करता है। इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिखें, इसकी डेफिनेशन को किस तरह हो जाएगा? द वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज, weight of body always acts vertically downward, acts vertically downward, acts vertically downward। यहां देखिए एक्ट वर्ड कर दे, वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहे हैं। इस सेंटर ऑफ मास को जब ग्रेविटी ने नीचे फोर्स लगाया तो ये पूरी बॉडी नीचे रोटेट करेगी, और रोटेट करेगी ग्रेविटी की वजह से, इसी को हम क्या नाम देते हैं? वेट का नाम देते हैं। क्लियर? तो वेट कब पैदा हुआ? जब सेंटर ऑफ मास को ग्रेविटी ने नीचे की तरफ फोर्स लगाया। अगर फोर्स न लगाता तो वेट ही पैदा ना होता, सेंटर ऑफ मास रहता, सेंटर ऑफ मास रहता वर्टिकली डाउनवर्ड। तो क्लियर? वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू अ पॉइंट, through a point called center of gravity। इसी को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, नोट कर लें। तो याद रखें सेंटर ऑफ मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि जब उसी को खींचेगी, अब एक्चुअली ये कोई नई चीज नहीं होती,
एक्चुअल में ये कोई नई चीज नहीं होती, ये वही चीज है। इसको मैं आपको एक मिसाल समझा सकता हूँ, देखें आप नोट करें। ये आप इसको इस तरह समझें कि ये देखें, फॉर सपोज अगर ये हमारे पास एक बॉडी है, क्लियर, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अब अगर जमीन जब इसको खींचेगी तो ये देखें, यहां वाला जो मास है उसको जमीन नीचे की तरफ यहां खींचेगी, तो फोर्स लगा रही है, और ये हो जाएगा उसका आर। और इस वाले पॉइंट को भी जमीन नीचे खींचेगी, तो ये भी। अब मुझे बताएं, ये दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये दोनों टॉर्क, ये वाली टॉर्क देखें इस तरफ इसको रोटेट करना चाह रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये वाली टॉर्क इसको यहां रोटेट करना चाह रही है क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों क्या हो जाएंगी, बैलेंस। जब बैलेंस हो जाएगी तो देखिए हम क्या बोलते हैं कि जब बॉडी को हम इस दरमियान के बीच से पॉइंट से पकड़ते हैं, जैसे यहाँ हम कोई चीज रख देते हैं, बॉडी बैलेंस हो जाती है। तो बैलेंस क्यों हो गई एक्चुअल में, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट होता है जहां लगने वाली दोनों टॉर्क उसको बैलेंस कर देती हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 99 केसेस में सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉइंट्स में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो सकते हैं। ये कब हो सकते हैं, जब यूनिफॉर्म ग्रेविटी ना हो। नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटी में सेंटर ऑफ मास, नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटी में सेंटर ऑफ मास मतलब COM एंड COG ये थोड़े से क्या हो जाते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं। तो जमीन पर तो यूनिफॉर्म ग्रेविटी है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी का काम करता है। क्लियर। और दूसरी चीज देखें इसमें, अब सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्योमेट्रिकल चीजों का हमेशा उसका सेंटर होता है, उसका हमेशा सेंटर होता है। क्लियर। तो ज्योमेट्रिकल बॉडी जितनी है, इसका ये सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर ही होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे ये इस रेक्टेंगल की फिगर है, आप इस रेक्टेंगल को देखें, रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास के सेंटर पर होता है। क्लियर। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, तो इसका ये वाला पॉइंट जहां से इसके तीनों मीडियंस गुजर रहे हैं, जहां से तीनों मीडियन काट रहे हैं, ये इसका तो देखें तकरीबन सेंटर ही हो गया। अगर हम रॉड की बात करें, तो रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि रॉड दरमियान से बैलेंस हो जाती है, तो आप इसको आसान से वो तरीके से याद कर सकते हैं कि हर वो पॉइंट जहां से पकड़ने पर बॉडी बैलेंस हो जाए। अगर आप इसको यहाँ रखेंगे बॉडी बैलेंस हो जाएगी, अगर उसको आप यहाँ से रखेंगे बॉडी बैलेंस हो जाएगी, अगर आपको यहाँ से पकड़ेंगे बॉडी, बाकी आप कोई भी पॉइंट को पकड़ेंगे यहाँ से छोड़कर, तो बॉडी कभी बैलेंस नहीं होगी। बॉडी जैसे फॉर सपोज मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ, अगर मैं एक इस तरह की रॉड इस तरह रखता हूँ, आप मुझे बताएं क्या ये बैलेंस होगी, कभी बैलेंस नहीं होगी, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर, और हमने इसको बैलेंस किसी और पॉइंट से किया, तो कभी बैलेंस नहीं होगा, अल्टीमेटली नीचे की तरफ फॉल करेगी, गिर जाएगी। क्लियर। तो ये याद कर लें। बाकी ये हम चाहें तो हम नॉन यूनिफॉर्म बॉडी का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं, उसका भी अप्रोक्सीमेटली ये बीच वाला पॉइंट ही होता है। क्लियर। इसमें कोई सवाल अगर कोई क्लियर हो रहा है तो आप भले पूछें, कोई कंफ्यूजन, यस वाइज। उसके बाद टॉपिक आ रहा है इक्विलिब्रियम। अब देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम इससे रिलेटेड है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर मैं दो एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, या आपको और सारा क्लियर कर देगा। जैसे फॉर सपोज ये हमारे पास एक कार मौजूद है, और यहाँ इस कार पर दो बच्चे अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। ये एक बच्चा यहाँ की तरफ फोर्स लगा रहा है, एक बच्चा यहाँ की तरफ फोर्स लगा रहा है, दो फोर्सेस। लेकिन हमें नजर क्या आ रहा है, हमें नजर आ रहा है ये कार नहीं मूव कर, फोर्स तो लग रही है, कार नहीं मूव कर। अगर यहाँ पे एक और बच्चा बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे एक और बच्चा बढ़ा दिया जाए,
4 फोर्सेस लग रही हैं अपोजिट एक दूसरे के, लेकिन फिर भी कार नहीं, क्या मतलब हो जाएगा? इसकी एक एग्जांपल हम लाइफ में देखते हैं, बच्चे गेम खेलते हैं जिसको हम बोलते हैं टग ऑफ वॉर। कुछ बच्चे यहाँ होते हैं और कुछ बच्चे यहाँ होते हैं, रस्से को खींच रहे होते हैं। अगर ये इस तरह रस्से को खींचे, ये बच्चे यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, ये बच्चे यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अगर ये रस्सी कहीं नहीं जा रही, ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, तो फिजिक्स में ऐसी सिचुएशन को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम, तवाज़ुन, बैलेंस होना। मतलब लगने वाली दो फोर्सेस, तीन फोर्सेस ने अपने आप को बैलेंस कर दिया, अपने आप को नलीफाई कर दिया, एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर? तो ये जब हो जाती है तो फिजिक्स में इसको हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो फोर्स लगने के बावजूद, इसकी और एग्जांपल देखें आप लाइफ के अंदर, ये समराइज करने के बाद हम, जैसे टेबल पर एक किताब पड़ी हुई है। क्लियर? अब देखें इस यहाँ भी दो फोर्सेस लग रही हैं। फोर्सेस तो हमारे पास मौजूद होती है 24 घंटे। हम जानते हैं कोई बॉडी इस यूनिवर्स में खुद ब खुद रेस्ट में नहीं है, रेस्ट में लाने वाली होती है फोर्सेस। फोर्सेस की वजह से बॉडी रेस्ट में होती है, अगर फोर्सेस ना हो तो कोई बॉडी रेस्ट में नहीं होगी। क्लियर? तो आप देखें ये टेबल पर एक नॉर्मल रिएक्शन और एक इसका वेट, ये दोनों फोर्सेस लग रही हैं। क्या हो रहा है? हमें नजर आ रहा है कि बुक कहीं भी नहीं जा रहा रेस्ट। इसका मतलब क्या है? ये दोनों फोर्सेस, वेट नीचे जाना चाह रहा है लेकिन टेबल को ऊपर की तरफ रिएक्शन लगा है, तो उतना ही रिएक्शन, तो ये R इज इक्वल टू W, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट। तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट और बैलेंस, तो हम क्या नजर आएगा? बॉडी नजर आएगी वेस्ट। हम क्या बोलेंगे? इन बॉडीज ने अपने आप को बैलेंस कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। तो फिजिक्स में इन सब सिचुएशन को अगर आप समराइज करेंगे तो इसको हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब फोर्सेस लगने के बावजूद अगर बॉडी मूव नहीं कर रही तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अच्छा, एक और सिचुएशन हम देखें। इक्विलिब्रियम सिर्फ रेस्ट के साथ नहीं होता, इक्विलिब्रियम मोशन के साथ भी होता है। अगर आप एक तस्वीर करें, एक गाड़ी एक रोड पर चल रही है। क्लियर? या इससे अच्छी एग्जांपल और हो जाएगी पैराट्रूपर वाली। अगर कोई आदमी जब ऊपर से नीचे की तरफ जंप कर रहा है, यहाँ बताता हूँ जगह है, देखें यहाँ देखें, एक आदमी ने जैसे हेलीकॉप्टर से नीचे की तरफ जंप किया, अब ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगा, तो ग्रेविटी द फोर्स, और ये फोर्स इसमें पैदा करेगा एक्सीलरेशन। तो ये बंदा 9.8 की स्पीड से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे इसमें एक्सीलरेटेड मोशन पैदा हो गया है, एक्सीलरेटेड मोशन। अब ये बंदा जैसे अपना पैराशूट खोलेगा, क्या होगा? पैराशूट में भरने वाली हवा वो उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, और उस बंदे का जो अपना वेट है वो नीचे की तरफ। तो देखें फोर्सेस अपोजिट लग रही हैं, फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करना शुरू कर देंगी। एक वक्त आएगा ये बंदा, जितनी इस पर वेट का फोर्स लग रहा है उतना इस पर हवा का अपोजिट फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्सेस बैलेंस, और बंदा किस तरह करेगा? यूनिफॉर्म मोशन के साथ। क्यों? क्योंकि इसमें अब कोई नेट फोर्स नहीं लग रही। लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, नेट फोर्स, टोटल फोर्स कोई नहीं लग रही, जितना वेट और दोनों नेट फोर्स। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन पैदा हो गया। तो यूनिफॉर्म मोशन पैदा हुआ, इसका मतलब हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। लास्ट टाइम मैं बोला था इसे डिफरेंट टर्मिनल वेलोसिटी, तो मतलब एक्सीलरेशन जीरो। तो अब मुझे बताएं, ये दो सिचुएशंस को अगर आप समराइज करेंगे तो फिजिक्स में इसको नाम देंगे इक्विलिब्रियम। तो दो किस्म की इक्विलिब्रियम हो सकती है, तो दो किस्म की इक्विलिब्रियम हो सकती है। एक इक्विलिब्रियम होगी जो मोशन की वजह से पैदा हो रही है, क्लियर? और दूसरी इक्विलिब्रियम जो है वो पैदा हो रही है किसकी वजह से? वो पैदा हो रही है इसकी वजह से कि ये इसमें रोटेशन पैदा कर रहा है। अगर नेट इफेक्ट इसका क्या हो रहा है? जीरो। तो इसको अगर हम समराइज करना चाहें इस तरह लिखेंगे इसको हम, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से।
तो इसको हम लिखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी इक्विलिब्रियम की। इस डेफिनेशन को अगर आप लिखना चाहें, दोनों सिचुएशंस को आप समराइज करें, तो इक्विलिब्रियम की एक जामिद डेफिनेशन बन जाएगी, एक कंपोजिट डेफिनेशन बन जाएगी, उसको आप समझें। क्लियर? अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अ बॉडी is said to be in equilibrium if it remains at rest, if it remains at rest or moves with uniform velocity, moves with uniform velocity, uniform velocity का मतलब acceleration is equal to 0। इसको हम नाम देंगे, तो इसको हम नाम देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो ऐसी सिचुएशन को हम नाम देते हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इक्विलिब्रियम का। क्लियर? अब इसमें कोई सवाल आपके माइंड में पैदा हो रहा है तो भले आप पूछ सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम की ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये है इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। तो अच्छा, ये एक मिनट जी बोले सर, अगर कोई बॉडी किसी स्ट्रेट रोड के ऊपर के मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, सर वो भी इक्विलिब्रियम में है? यस 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 भाई, देखिए जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म से चलेगी ना, तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में। अगर एक्सीलरेटेड मोशन पैदा होगा, एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि अगर ड्राइवर गाड़ी का स्पीडोमीटर बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी, 30 से 30, 30 से 40। तो इसको इक्विलिब्रियम का हम नाम नहीं देंगे। इक्विलिब्रियम क्या है, यूनिफॉर्म मोशन से मूव करे या रेस्ट में रहे। तो याद रखें, ये फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं। तो आप ये एक चीज नोट कर लें, कभी भी इस यूनिवर्स में कोई चीज अपनी विल के साथ नहीं खड़ी। इस पूरी यूनिवर्स में कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है। नोट कर लें, एब्सोल्यूट रेस्ट तो फिजिक्स में होती ही नहीं है। एब्सोल्यूट रेस्ट का लफ्ज ही नहीं है। नोट कर लें, एब्सोल्यूट रेस्ट का तस्वुर ही नहीं है, ना एब्सोल्यूट मोशन का तस्वुर फिजिक्स में। ना हम ये शक्ति कह सकते हैं कि अकेला कोई मोशन हो रहा है। तो फिजिक्स में रेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। नोट कर लें, रेस्ट सिर्फ तब होती है जब फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। क्लियर? जैसे टेबल पर किताब पड़ी हुई है, हम देखते हैं घंटों पड़ी होती है, महीनों पड़ी होती है, सालों में पड़ी रहेगी, जब तक क्योंकि फोर्सेस बैलेंस कर रही हैं। अगर ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगी, अल्टीमेटली का तस्वीर भी यही बताता है, आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट कहलाता है कि वेट आपको फील भी कब होता है। जैसे फॉर सपोज अगर ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ गिर रही है, ये जैसे एक यहाँ एक बच्चा खड़ा हुआ देख रहा है, ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस बच्चे को क्या फील होगा, उसको कुछ फील नहीं होगा। लेकिन अगर इसको रोकने की जब कोशिश करेगा, अब ये कहेगा ये भारी पत्थर है, भारी बॉल है, भारी चीज है। क्यों? क्योंकि ये इसको अपोजिट जोर लगा रहा है। ये आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट है कि वेट आपको फील तब होता है जब आप अपोजिट फोर्स लगाते हैं। जैसे हम कोई चीज उठाते हैं, हम बोलते हैं ये भारी चीज है, अगर वो पड़ी हुई तो हमें कोई फील नहीं होता। क्लियर? कोई डेफिनेशन समझ आएगी आपको? इसको और समराइज कर सकते हैं, अगर रेस्ट है तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक से ज्यादा फोर्सेस में, दो फोर्सेस में, तीन फोर्सेस में हो सकता है। तो रेस्ट वाली
फोर्सेस में अगर किसी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्लियर। दूसरा हो जाएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम लग रही है, लेकिन फोर्सेस का जो नेट वो 0 है और बॉडी की स्पीड बढ़ रही हो रही है, तो इसको भी हम बोलेंगे डायनेमिक, मतलब मोशन वाला इक्विलिब्रियम। अगर कंफ्यूजन होती है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी खड़ी है, इक्विलिब्रियम चलते के साथ हो सकता है, जब चलती है वो बॉडी यूनिफॉर्म चले। इसकी अच्छी मिसाल हमारी जमीन अपनी खुद है। आप देखते हैं जमीन बहुत ही तेजी के साथ सूरज के गिर्द घूमती है और अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है जमीन की रफ्तार है 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड। देखें, 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। ना काबिल स्पीड है, लेकिन हमें फील नहीं होता, बिकॉज क्योंकि ना जमीन अपनी स्पीड बढ़ा रही है ना कम कर रही है, यूनिफॉर्म ना चल रही है। दैट्स व्हाई इट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? इसमें कोई सवाल है तो भले पूछें। आई थिंक टाइम होने वाला है, कोई सवाल करें। नहीं सर, ये क्लियर है। ठीक है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, रशीद साहब, थैंक यू।